कृपया ध्यान दें, आज की क्लास आपको स्किल्ड बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इस मास्टर क्लास को आपके भविष्य को बेहतर बनाने के मकसद से तैयार किया गया है। आपके ट्रेनर और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस टैली अकाउंटिंग मास्टर क्लास को 4 भागों में तैयार किया है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र अपील है कि इस वीडियो का एक भी मिनट स्किप न करें। ट्रेनर का दावा है कि इस पूरी क्लास में आप हर एक मिनट कुछ नया और प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो अगर आप वाकई में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी क्लासेस आप तक समय पर पहुंचें। शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेलो दोस्तों, मैं हूं जेसी बॉट और आपका स्वागत करता हूं जेसी कंप्यूटर क्लासेस की इस इंटरेस्टिंग टैली मास्टर क्लास पार्ट 1 में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये सभी टॉपिक्स। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज टैली एंड इट्स हिस्ट्री। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे छोटी से लेके बड़ी कंपनीज तक यूज करती हैं अपने अकाउंट्स मैनेज करने के लिए। टैली से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, जैसे सेल और परचेज का रिकॉर्ड, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इन्वेंट्री का हिसाब, बैंक के ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पेरोल यानी सैलरी मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। 8 लाइन में कहूँ तो टैली एक बिजनेस का डिजिटल अकाउंटेंट है। चलो अब बात करते हैं टैली के हिस्ट्री की, जो काफी इंस्पायरिंग है। 1986 में एक बिजनेसमैन थे, श्याम सुंदर गोयनका, बैंगलोर से। उनको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जो उनका बिजनेस का अकाउंटिंग का काम आसान बना दे। तब उनके बेटे भारत गोयनका, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उन्होंने टैली बनाया। शुरुआत में इसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। बाद में ये नाम बदल के टैली रख दिया गया। फिर एक के बाद एक वर्जन्स आए। टैली 3.0 डॉस वाला वर्जन, टैली 5.4 विंडोज सपोर्ट, टैली 7.2 वैट फीचर्स, टैली 9 ज्यादा फास्ट और पावरफुल, टैली ईआरपी 9 सबसे पॉपुलर वर्जन, और अब आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं टैली प्राइम, जो एकदम नया लुक के साथ आता है, यूजर फ्रेंडली और मॉडर्न फीचर्स के साथ। आज के टाइम में टैली क्यों इम्पोर्टेंट है? आज के टाइम में हर बिजनेस को अकाउंटिंग चाहिए और टैली एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है। इंडिया के अंदर ही नहीं, दुनिया के 100 प्लस कंट्रीज में टैली यूज होता है। अगर आप टैली अच्छे से सीख लेते हो तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी, फ्रीलांस का काम या अपना खुद का बिजनेस मैनेज करना सब कुछ आसान हो जाता है। तो टैली डाउनलोड कैसे करते हैं? आइए अंकित सर से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे एंड गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड टैली प्राइम। यहाँ पे सबसे ऊपर मुझे एक वेबसाइट दिखाई दे रही है tellysolution.com, और मुझे tellysolution.com से ही मेरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। क्लिक करते ही बड़ी जल्दी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा एंड इंस्टॉल करते ही मेरा सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज है। तो इतना सिंपल है टैली को डाउनलोड करना। तो टैली डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, सेकंड लिखा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, देन लिखा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एंड लास्टली इसमें लिखा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यानी कि आपके पास अगर कोई लाइसेंस है या आपके पास कोई नेटवर्क लाइसेंस है तो आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। बट मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मैं इसको बिल्कुल फ्री चलाना चाहता हूँ। तो फ्री चलाने के लिए मुझे एजुकेशन मोड पे काम करना पड़ेगा। बट एजुकेशन मोड पे जब हम काम करेंगे यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि आप यहाँ पे डेट नहीं बदल सकते हो, आप यहाँ पे बैंक के नेम नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। मैं आपको एजुकेशन मोड पे ही सब कुछ सिखाऊंगा, बट आपको बहुत हद तक सारी चीजें समझ आ जाएंगी जैसे कंपनी में काम होता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। जैसे एजुकेशन मोड पे गया मैं, यहाँ पे एक फर्स्ट पेज आ गया जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज है। इसको समझने से पहले मुझे आपको एक बार समझाना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। ठीक है,
तो इसमें एग्जैक्टली हमें करना क्या था, सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। सेकंड, इसमें हमें कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें इसमें फीचर्स सेट करने हैं। फीचर्स जैसे आपके फोन की सेटिंग्स होती है, ऐसी सॉफ्टवेयर की भी अपनी सेटिंग्स होती हैं, तो हमें सेटिंग्स सेट करनी है। देन हमें मास्टर्स में काम करना है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं मास्टर्स। जब हम चीजों को पहली बार क्रिएट करते हैं तो उन्हें हम मास्टर्स में बनाते हैं। अब मास्टर में उन चीजों को बनाने के बाद हम डेली क्या रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन्स। एंड डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद टैली हमें ऑटोमेटिक बना के दे देगा हमारी रिपोर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट में समझो, हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद इसमें फीचर सेट करने हैं। फीचर सेट करने के बाद मास्टर्स में काम करना है। अब कितने तरह के मास्टर्स होते हैं मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, मास्टर्स बनाने के बाद हमें इसमें क्या बनाने हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, वाउचर्स बनाने हैं। एंड ये सब करने से हमें ऑटोमेटिक क्या जनरेट हो जाएंगी, रिपोर्ट्स। एंड इन रिपोर्ट्स को हमें रीड करना सीखना है और एनालाइज करना है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है, सो आपको समझना पड़ेगा ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का फ्रेम क्या है। तो मैं आपको फ्रेम बना के दिखाता हूँ। देखो, एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फोन की सेटिंग है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स का नाम यहाँ पे है फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं मास्टर्स। मास्टर्स में क्या क्या आता है, जैसे कि मैं अपनी कंपनी में किसी को कोई स्टॉक आइटम सेल करता हूँ, तो वो जो स्टॉक बनाऊंगा उसका नाम मैं क्रिएट करूंगा मास्टर्स में। किसको सेल करूंगा उसका नाम भी क्रिएट करूंगा मैं मास्टर्स में। बट इन मास्टर्स की मदद से मैं बना पाऊंगा वाउचर्स। वाउचर्स जैसे कि मैंने किसको कितना सामान बेचा, किससे मेरे पास कितना पैसा आया। ठीक है, एंड ये सब कुछ करने के बाद मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, ये सारी चीजें मुझे कहाँ पे दिखाई देंगी, रिपोर्ट्स में। सो एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या है, फीचर्स, मास्टर्स, वाउचर्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो किस किस तरह के फीचर्स होते हैं, अकाउंटिंग के फीचर्स, इन्वेंट्री के फीचर्स, पेरोल के फीचर्स, टैक्सेशन के फीचर्स एंड सम अदर फीचर्स। ठीक है, ये सेटिंग्स हैं। अब हम बात करते हैं मास्टर किस तरह के होते हैं। इन्वेंट्री के मास्टर्स, अकाउंटिंग मास्टर्स एंड पेरोल मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में हम बनाएंगे स्टॉक आइटम जो हम सेल करते हैं। अकाउंटिंग मास्टर में हम बनाएंगे लेजर्स जिनको हम सेल करते हैं। एंड पेरोल मास्टर में हम बनाएंगे हमारे एम्प्लॉइज। ठीक है, एंड इन सब की मदद से बना पाएंगे हम डेली वाउचर्स। एंड वाउचर्स कितने तरह के होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर यानी सामान है, गुड्स है, उससे रिलेटेड वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स एंड पेरोल वाउचर्स। ठीक है, एंड ये सब कुछ बनाने के बाद जो हमें मिलेंगी रिपोर्ट, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस एंड अदर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो टैली में सबसे पहले हमें क्या बनानी है, कंपनी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट F3। ठीक है, ऑल्ट F3 में प्रेस कर चुका हूं। एंड इसके बाद यहाँ पे हमें टॉप पे दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी। तो मैं जाऊंगा कंपनी क्रिएट करने। मेरी कंपनी का नाम है जेसी इन्फोटेक, या फिर मैं लिख देता हूँ जेसी कंप्यूटर क्लासेस। अब मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ 14/B। ठीक है, अब इसके बाद मुझे स्टेट फिल करनी है, तो स्टेट है मेरी दिल्ली और कंट्री है इंडिया। एंड पिन कोड मैं इसमें लिख देता हूँ 110081। टेलीफोन नंबर 011 से जो स्टार्ट होता है वो हमारा टेलीफोन नंबर होता है। एंड जो हमारे पास 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो इसमें मैं सिम कार्ड नंबर अपना डाल देता हूँ, इसमें कोई भी एक रैंडम नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक है, 10 डिजिट्स ऑप्शनल है, मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। ईमेल,
देन वेबसाइट www. jccofficial.in. ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। मेरा ये वाला जो साल है 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है। तो जो बिजनेस ईयर होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, एंड जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, तो जो ये वाला साल स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2025 से, एंड ये एंड होगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है, ये अपने आप सेट है, मुझे इसको चेंज नहीं करना। बेस करेंसी सिंबल लिखा हुआ है रुपीस, एंड इसका फॉर्मल नेम लिखा है INR, इंडियन नेशनल रुपी, जो कि ऑटोमेटिक सेट है, मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अब मैं एंटर प्रेस करके सेव कर सकता हूँ, एंड कंट्रोल+A भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे लिखा आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं यस और नो करने के, मैं अभी इसको नो कर रहा हूँ। क्या लिखा आ रहा है, शो मोर फीचर्स, यानी कि सेटिंग्स। किस किस की सेटिंग्स आ रही है, देखो, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। अभी फिलहाल के लिए मैं इनको नहीं फिल करूंगा, ठीक है, आगे फिल करेंगे इनको। कंट्रोल कंट्रोल। ठीक है, मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। क्या नाम लिखा आ रहा है यहाँ पे, जेसी कंप्यूटर क्लासेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में हमें स्टॉक आइटम बनाना है। अब स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सिंगल स्टॉक आइटम एक एक करके स्टॉक आइटम बनाए, या फिर हम मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाए। तो सिंगल स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम क्रिएट से आइटम क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री मास्टर में एग्जैक्टली क्या बनाना है हमें, स्टॉक आइटम। बट ये स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें ऊपर दिए गए और नीचे दिए गए ऑप्शंस को यूज करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं बनाना चाहता हूं एक लैपटॉप। मेरा लैपटॉप है HP ब्रांड का लैपटॉप एंड डेल ब्रांड का लैपटॉप। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले कैटेगरी बनाता हूं। कैटेगरी क्या होगी मेरी, लैपटॉप। कंट्रोल, फिर इसका ग्रुप। ग्रुप है मेरे पास HP। कुछ भी नहीं फिल करना, कंट्रोल प्रेस कर दो यहाँ पे। और मेरा दूसरा ग्रुप है डेल, एंड कंट्रोल प्रेस कर दो यहाँ पे। ठीक है, मैंने बनाया कैटेगरी और मैंने बनाया अभी तक ग्रुप। बट जब मैं ये आइटम को सेल करूंगा तो ये आइटम पीसेस में जाएगा, किलोग्राम में जाएगा, या फिर लीटर में जाएगा, किस तरह से जाएगा, तो मुझे इसको नापना होगा। तो नापने के लिए मुझे क्या बनाना है, यूनिट। अब यूनिट में सिंबल, पूरा नाम नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि पीसेस, तो पीसेस को शॉर्ट में अगर लिखना है तो PCS, पीसेस। इसका पूरा नाम अब यहाँ पे लिखते हैं PIECES, पीसेस। अब इसमें से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा पीसेस कहाँ पे आ रहा है, एंड अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपना खुद का क्या बना सकता हूँ, एक यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है, बट मैं एक बार सर्च करता हूँ PC, सारा मिटा लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ PCS, तो यहाँ पे पीसेस मेरे को मिल गया है। एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि मैं 1.5 लैपटॉप बेचना चाहूँ तो 1.5, तो मेरे को डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट्स चाहिए होंगे तो मैं वो लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1.00 लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस ले लेता हूँ। कंट्रोल है। तो मैंने अब तक क्या क्या बनाया, ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाई और यूनिट बनाया। फाइनली मैं क्या बना रहा हूँ अब, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए मेरा जो आइटम का नाम है डेल i3 11th जनरेशन लैपटॉप, ये पूरा नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है मेरे को डेल सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में मेरे को लैपटॉप सिलेक्ट करना है, देन इसका मैं पीसीज में सेल कर रहा हूँ, एंड टेक्स्ट की डिटेल अगर मैं यहाँ पे फिल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब जो टाइप ऑफ सप्लाई है जिसको मैं छू सकता हूँ, तो गुड्स, फिर एक आते हैं कैपिटल गुड्स और एक होती है सर्विसेज। ठीक है, मैं इसको नॉर्मल अभी गुड्स की तरह कैटेगराइज करूंगा, एंड देन इसमें मैं फिल कर देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी मेरे पास 100 पीस पड़े हैं इसके, एंड रेट जो है, जो मुझे पड़ा हुआ रेट 12,000। मैं आगे सेल करूँ वो मेरी मर्जी, 20,000 30,000 वो अलग चीज है। ठीक है, इस तरह से क्या बन गया मेरा एक स्टॉक आइटम। अब
देखना है मुझे कि स्टॉक आइटम कैसा दिखेगा, तो मैं जाता हूँ रिपोर्ट्स में, कहाँ पे, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में मेरे पास डेल का एक आइटम है, क्या नाम है इसका, डेल i3 11 जनरेशन लैपटॉप। कितने का दे रखा है ये मेरे को, 100 पीस दे रखे हैं, 12,000 पर पीस, तो टोटल है 12 लाख रुपीस का सामान। ठीक है, ऐसे और आइटम बनाने हैं तो और आइटम्स बनाते हैं। हम क्रिएट से ही बना सकते थे, अब हम अल्टर से बना लेते हैं। तो अल्टर में मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, स्टॉक आइटम। यहाँ पे पहले से ही एक मेरा आइटम जो बना हुआ है वो यहाँ पे है, अगर मुझे इसे एडिट करना है तो मैं इसे ओपन करके एडिट कर सकता हूँ। बैक जाने के लिए मैं एस्केप प्रेस करूंगा। अब मैं फिर से क्रिएट पे गया एंड मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, डेल i5 11 जनरेशन लैपटॉप। ठीक है, अब डेल के बाद ये लैपटॉप है, पीसेज में जाएगा। अगर इस पर टेक्स्ट डालना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। क्या इस पर टैक्स लगेगा, तो टैक्सेबल, ये एक टैक्सेबल आइटम है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे मान लेते हैं 18% का टैक्स है, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 18% एंड यहाँ पे गुड। अच्छा सर, आपने HSN नहीं फिल करा, मैं बता देता हूँ। HSN कोड क्या होता है, भारत में जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है हर एक प्रोडक्ट का अपना स्पेशल कोड है। एंड आप इसे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लैपटॉप HSN कोड, लैपटॉप HSN कोड यहाँ पे आ रहा है। द HSN कोड फॉर लैपटॉप इज 84713 समथिंग समथिंग, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड दे अट्रैक्ट 18% टैक्स रेट। मैंने HSN कोड कॉपी करा था, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, कंट्रोल V से कॉपी। एंड अगर मुझे उसका डिस्क्रिप्शन डालना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, कैटेगरी, इसके बारे में मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये भी 100 पीस पड़े हैं एंड इसका रेट जो है 15,000। कुछ इस तरह से स्टॉक आइटम बन जाएगा। हाँ। मेरे पास एक है दिल्ली का गोडाउन, एक है मेरे पास गुजरात का गोडाउन। ठीक है, दो गोडाउन है मेरे पास। अब देखो आइटम कैसे बनेगा। मैं गया अल्टर करने, मुझे क्या बनाना था, स्टॉक आइटम। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ HP i3 11 जनरेशन लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HP, देन यहाँ पे फिल कर देता हूँ लैपटॉप्स, ये पीसेज में जाएगा। एंड लैपटॉप का HSN कोड क्या था वो मुझे पता है, कंट्रोल V मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। स्पेसिफाई डिटेल हेयर, हाँ जी टैक्स लगेगा, 18% टैक्स लगेगा, ये गुड है। एंड मेरे पास दोनों गोडाउंस को मिला के टोटल 200 लैपटॉप्स हैं। ठीक है, तो दिल्ली पे कितने पीस पड़े हैं, 100। एंड रेट क्या है उसका, मैं यहाँ पे डालता हूँ 12,000। ऐसी गुजरात में पीसेस पड़े हैं, इस पे रेट अगर कुछ अलग रेट आया हुआ है तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे भी सेम डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो जगह पे सामान। अब जरा इसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अब तक मैंने आपको ग्रुप बना के दिखाया। ग्रुप में जैसे कि HP, डेल, कैटेगरी में मैंने डाला लैपटॉप्स। ऐसी मैं डेस्कटॉप्स भी बना सकता, तो वो कैटेगरीज में बना सकता हूँ, मतलब ग्रुप के अंदर भी ग्रुप। एंड इसके बाद फिर मैंने क्या बनाया, आइटम, किसकी मदद से, यूनिट की मदद से, कि जैसे कि अगर मैं गुलाब जामुन बना रहा हूँ तो वो केजीज में जाएगा। ठीक है, पीसेज में जाएगा। ऐसी अगर मैं कप्स बना रहा हूँ तो वो डजन में जाएगा। उसके लिए मुझे यूनिट क्रिएट करना होगा, एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मुझे कोई चीज दर्जन में बेचनी है, डजन, तो DOZ, एंड इसका पूरा नाम DOZEN, डजन। एंड यहां से मैं डजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें डेसिमल प्लेस दिखाने हैं, नहीं दिखाने, मुझे नहीं दिखाने, एंटर। एंड अगर आप बोलो तो मैं एक आइटम भी बना कर दिखा देता हूँ, तो चलो बना देता हूँ। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कप्स। ठीक है, कप्स में मैं इसको अभी फिल नहीं कर रहा, मैं इसमें बस एक ग्रुप डाल देता हूँ, बना देता हूँ डेली हाउस होल्ड यूटेंसिल, ऐसे डाल देता हूँ।
मेरे से यहाँ पे अब मेरे से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो मैं इसको सही करने के लिए कहाँ जाऊँगा? अल्टर पे जाऊँगा, वापस ग्रुप पे जाऊँगा, एंड इसको सही करना है तो डेली हाउस होल्ड यूटेंसिल कंट्रोल है, बन गया हमारा आइटम। ठीक है, अब मुझे वापस आइटम बनाना था, अल्टर, मुझे क्या बनाना है? आइटम, आइटम का नाम क्या है? कप। ठीक है, अब इसमें डेली हाउस होल्ड में डाल देता हूँ यूनिट इसका डजन, एंड मेरे पास 100 दर्जन कप है। 1 दर्जन कप सारे मेरे पास दिल्ली ब्रांच पे हैं, और जो 1 दर्जन का जो रेट है वो है यहाँ पे 50 रुपीज। बहुत सस्ता हो गया। ठीक है, बट मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहा था, देन मैंने क्यू बना दिया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं अल्टर पे जाऊँगा, देन मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाऊँगा, एंड इसमें अपना कप जो एक आइटम बना हुआ है इसको ओपन करूँगा, एंड ऑल्ट डी प्रेस करूँगा। ऑल्ट डी प्रेस करने के बाद इसको एंटर प्रेस करूँगा। मेरा वो जो आइटम मैंने गलती से बनाया था या जो मेरे को नीड नहीं थी उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको सिखाया मेन पेज हमारा गेटवे ऑफ टैली, एंड गेटवे ऑफ टैली में से हमें क्रिएट और अल्टर में काम करना है। यहाँ से हम सिंगल स्टॉक आइटम बना सकते हैं। आइटम बनाने के लिए हमें ग्रुप लगेगा, कैटेगरी, यूनिट और गोडाउन लगने वाला है। ठीक है, ये जो हमने बनाया ये था सिंगल स्टॉक आइटम। तो मल्टी स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आना है, एंड मुझे क्या बनाना है? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए मुझे यहाँ पे मल्टी मास्टर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की यहीं पे दे रखी है, एच के नीचे डैश डाल रखा है, इसका मतलब है ऑल्ट एच, एंड मुझे मल्टी क्रिएट करना है। ठीक है, मेरे दूसरे आइटम का नाम है एच पी i5 11th जनरेशन। ग्रुप हो गया एच पी, यूनिट्स में डाल देता हूं मैं यहाँ पे पीसेस, एंड स्टॉक कैटेगरी को मैं यहाँ पे एक बार यस कर देता हूँ, F12 प्रेस करा है मैंने यहाँ पे। तो कैटेगरी होगी मेरी लैपटॉप, एंड पीसेस, एंड ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास है इसकी 100। अब 100 मेरे पास सारी दिल्ली ब्रांच पे है, एंड दिल्ली में जो मेरे पास सामान है वो टोटल है 14,000 पर पीस। एक आइटम और बन गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे अब डेल के कुछ डिवाइस बना दूँ, डेल i3 11 जनरेशन, 11 तो बना चुके हैं तो 12 जनरेशन डाल देता हूँ। आ जाएगा डेल लैपटॉप पीसेस 100 पीस, दिल्ली में 50 पीस, और गुजरात में 50 पीस। मैं अपने मन चाहे रेट सभी रख रहा हूँ, बाकी मैं आपको क्वेश्चन भी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बनाए कुछ आइटम्स, ऐसे मैं और भी आइटम्स बनाना चाहूँ, या जितने भी मैं आइटम्स बनाना चाहूँ यहाँ पे अनलिमिटेड आइटम्स बना सकता हूँ, एंड इसको कंट्रोल ए से सेव कर लूंगा। ठीक है, जो भी मैंने आइटम्स बनाए वो मुझे कहाँ दिखेंगे? स्टॉक समरी के अंदर, एंड मुझे सारे स्टॉक आइटम देखने हैं तो यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज लिखा रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल ये आइटम्स है, टोटल 79 लाख रुपीस का सामान है, एंड 600 पीसेस ऑफ स्टॉक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा? अगर नहीं भी आया होगा समझ तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज एंड गोडाउन, एंड हमें ये सारे आइटम्स, ग्रुप्स, कैटेगरी, यूनिट, क्वांटिटी एंड रेट्स। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम दे रखा है जेसी आईटी सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जेसी आईटी सॉल्यूशंस।
एड्रेस अभी मैं रैंडम डाल देता हूँ, दिल्ली 110081 एंड कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल है, आ गए हम हमारे गेटवे ऑफ टैली में एंड हमें क्या क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाने हैं स्टॉक ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए हम अल्टर पे जाते हैं एंड यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। पहले ग्रुप का नाम है लैपटॉप कंट्रोल है। सेकेंड ग्रुप का नाम है कंट्रोल है। थर्ड ग्रुप का नाम है प्रिंटर्स। तीनों ग्रुप हम बना चुके हैं। अब ग्रुप बनाने के बाद हम कैटेगरीज बनाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है गेमिंग कंट्रोल है। सेकेंड कैटेगरी का नाम है ऑफिस यूज एंड थर्ड कैटेगरी है स्टूडेंट एडिशन कंट्रोल। तीनों कैटेगरीज बना ली हमने। अब बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पे गोडाउन बनाते हैं। 3 गोडाउन हमें दे रखे हैं। मेन शोरूम, मेन लोकेशन का नाम रख देता हूँ मेन शोरूम कंट्रोल है। और क्या क्रिएट करना है, वेयर हाउस कंट्रोल है एंड ऑनलाइन स्टोर कंट्रोल है। अब ग्रुप बन चुके हैं, कैटेगरी बन चुकी है, गोडाउन बन चुका है। अब हमें क्या बनाने हैं, स्टॉक आइटम। तो ये स्टॉक आइटम मैं मल्टी स्टॉक आइटम से एक साथ बना लेता हूँ। तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट से मैं जाऊंगा स्टॉक आइटम्स एंड यहाँ पे मल्टी मास्टर ओपन करना है, तो ऑल टच एंड यहाँ पे मल्टी क्रिएट। ऑल आइटम्स में जाके मैं अब यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, पहला आइटम का, मेरे पहले आइटम का नाम है HP पवेलियन। अब इसका जो ग्रुप है वो है लैपटॉप। अच्छा, इसमें मेरी कैटेगरी नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे F12 प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे जाके एंड यहाँ पे आ रहा है शो स्टॉक कैटेगरी, तो मैं इसको यस कर देता हूँ एंड कंट्रोल है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ कैटेगरी। कैटेगरी थी स्टूडेंट एडिशन। यूनिट मैंने बनाया नहीं, तो यूनिट बना लेता हूँ PCS, पूरा नाम पीसेस 10 पीस 50,000 रुपए के हिसाब से। एंड ये कहाँ से जा रहे हैं, मेरे मेन शोरूम से। तो मेन शोरूम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10 पीस 50,000। पहला आइटम बन गया। ऐसे ही सेकेंड आइटम डेल इंस्पिरेशन लैपटॉप और ऑफिस यूज के बाद मेरे को सिलेक्ट करना है इसमें PCS पीसेस एंड कितने पीस जा रहे हैं, 5 पीस वेयर हाउस में से एंड रेट है इसका 55,000। नेक्स्ट स्टॉक आइटम ये कहाँ से जा रहा है, ये भी लैपटॉप है एंड गेमिंग पीसेस 3 पीसेस कहाँ से जा रहे हैं, ये ऑनलाइन स्टोर 3 पीस और यहाँ पे डाल देते हैं 75,000। हो गया। अगला स्टॉक आइटम है HP डेस्कटॉप। HP डेस्कटॉप जो है मेरा एक डेस्कटॉप है। नेक्स्ट आइटम है HP डेस्कटॉप ऑफिस यूज पीसेस, कितने पीस जा रहे हैं इसके, 4 पीस 40,000 फ्रॉम मेन शोरूम। लास्ट आइटम है मेरा कैनन प्रिंटर। इसका ग्रुप हो जाएगा प्रिंटर एंड ये ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस यूज
पीसेस, कितने पीस हैं? 6 पीस वेयर हाउस से जा रहे हैं 12,000 के हिसाब से, तो 6 पीस वेयर हाउस एंड यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, सारे स्टॉक आइटम सेव हो जाएंगे एंड जो हमारी स्टॉक समरी का आंसर है 12,32,000 रुपये, 12,32,000। ठीक है, अब तो हमने सीखा कैसे स्टॉक आइटम बनाना है, सिंगल भी एंड मल्टीपल भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग मास्टर्स। तो अकाउंटिंग मास्टर सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा ये अकाउंट्स क्या है एंड कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। देखो, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा एंड मैंने बिजनेस में लगाया इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? मेरा खुद का पैसा। एंड जब इक्विटी कम पड़ेगा तो मैं बाहर वालों से पैसा लूंगा, जिसे बोलेंगे हम लायबिलिटी। लायबिलिटीज लगाने के बाद जो मेरी इक्विटी है और लायबिलिटी है, इसको मैं कहां इन्वेस्ट करूंगा? एसेट्स में। एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए मैं हर महीने करूंगा कुछ खर्चे एंड तब जाके मैं क्या कमाऊंगा? इनकम। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी प्लस एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस इनकम। इन 5 चीजों को अगर हम जोड़ दें तो ये कहलाता है अकाउंट्स, एंड जो इसको रिकॉर्ड करता है वो कहलाता है अकाउंटेंट, एंड उसके काम को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग 2 तरह से की जाती है, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। बट हमें अभी जानना है ये इक्विटी एग्जैक्टली है क्या, ये लायबिलिटी एग्जैक्टली है क्या, एसेट्स क्या है। तो इनको समझने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं। इक्विटी, जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मैंने लगाई कैपिटल, कुछ कम पड़ा तो मैं घर से और लेके आया, उसे बोलेंगे हम एडिशनल कैपिटल। और अगर मैंने कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल लिया, इसे बोलेंगे हम ड्रॉइंग। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर लॉस हुआ तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये 5 चीजें जाती हैं इक्विटी में। अब लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये कम पड़ेगा तो मैं क्या लगाऊंगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी जो कि लंबे टाइम तक चलती है, और एक होती है करंट लायबिलिटी। जैसे कि मैंने कोई लोन ले लिया जो लंबे टाइम तक चल रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। अब कितना लंबा टाइम? जैसे कि 1 साल से अगर कोई चीज ज्यादा चल रही है तो नॉन करंट, एंड जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाए वो करंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से उधारी पे सामान लिया, तो किसी से उधारी पे सामान लेना यानी कि अपने क्या बढ़ा लेते हैं हम? क्रेडिटर्स बढ़ा लेते हैं, वो लोग जो मुझे उधारी पे सामान देते हैं। ऐसी इनको जब देने का टाइम आएगा, इसे बोलेंगे हम बिल्स पेबल। ऐसे ही कुछ और भी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे कि बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको मैं टाइम पे नहीं करता हूं, वो खर्चे बोझ बन जाते हैं, तो उस बोझ को बोला गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कि जो इक्विटी, जो मैंने बिजनेस में लगाई इक्विटी, इक्विटी के अलावा मैंने लगाई लायबिलिटीज, तो जो लायबिलिटीज और इक्विटीज लगाई हैं मुझे लगी हुई कहाँ दिखेंगी? एसेट साइड। एसेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक होते हैं हमारे करंट एसेट्स। जो लंबे टाइम तक चलेगा वो है नॉन करंट एसेट्स, इसका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड एसेट्स। एंड जो कुछ टाइम तक चलेगा उसे बोलेंगे हम करंट एसेट्स। जैसे कि मेरे ऑफिस में मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल है, ये सब कुछ नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही मेरे पास स्टॉक आइटम है। क्या मैं स्टॉक आइटम को 1 साल से ज्यादा अपने पास रख सकता हूं? जरा समझते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डेयरी है एंड उस डेयरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को क्या मैं 1 साल तक संभाल के रख सकता हूँ? नहीं, वो 2 या 3 दिन के अंदर में खराब हो जाएंगे, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। तो स्टॉक क्या होता है? मेरा करंट एसेट। ऐसी कैश और बैंक को भी हम क्या मानते हैं? करंट, क्योंकि जो पैसा है मेरे पास वो खर्च हो जाएगा, तो करंट एसेट्स कहलाता है ये। ऐसे ही कुछ और भी करंट एसेट्स हैं, जैसे करंट लायबिलिटीज में था क्रेडिटर, यहाँ पे आ जाएगा डेटर, वो इंसान जिसको मैंने उधारी पे सामान दे रखा है, तो वो क्या है? डेटर। ऐसी बिल्स रिसीवेबल,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चे जो मैंने एडवांस में पे कर रखे हैं, और ऐसी स्टेशनरी एटसेट्रा, ये सारे करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो मैंने बिजनेस में लगाई इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, ये बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे दिखेंगे दोनों, एंड ये है मेरे एसेट्स। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, राइट साइड में एसेट्स, और जितना मैंने लगाया हुआ है उतना ही लगा हुआ है, तो सब कुछ सही है। एंड अगर कुछ भी बैलेंस, अगर ये बैलेंस नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब मुझे अगर बिजनेस में कमाई करनी है तो मुझे क्या लगानी थी, इक्विटी, मुझे लगानी थी लायबिलिटी, एंड इसको लगाने के बाद मुझे बनाने थे एसेट्स, देन मुझे करने थे इन एसेट्स को मेंटेन करने के लिए खर्चे। अब खर्चे होते हैं दो तरह के, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो खर्चे मेरे बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान को बनाने के जितने भी खर्चे हैं, मैन्युफैक्चर करने के जो खर्चे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड सामान को बेचने के जो खर्चे हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मैंने वर्कर्स को सैलरी दी, वर्कर्स वो जो मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वर्कर्स को मैंने क्या पे किया, वेजेस पे करी, तो वेजेस हो जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। बट मैंने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, तो सैलरी हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने ऑफिस का रेंट दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने गैस एंड ऑयल का खर्चा किया, मैंने बिजली का बिल पे करा, तो ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं ये सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जो सामान को बनाने के लिए खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने बिजनेस में लगाई इक्विटी, इक्विटी के साथ मैंने लगाई लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी मुझे लगी हुई कहाँ दिखेगी, मेरे एसेट साइड में। इन एसेट्स को मेंटेन करने के लिए मैं करूंगा खर्चे, जैसे कि मुझे बिल्डिंग का रेंट देना पड़ता है, मुझे सामान को स्टोर करने के लिए एक स्पेस लगेगा, स्पेस के लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा। मेरे पास मशीनरी है, मशीनरी के ऊपर रिपेयर का खर्चा होगा, मशीनरी को मेंटेन करने के लिए मुझे मेंटेनेंस के भी एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने पड़ेंगे, मुझे वाईफाई का बिल देना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे जो हैं मैं करूंगा। इक्विटी लगाई है, लायबिलिटी लगाई है, लगी हुई दिख रही है मुझे एसेट साइड में, एंड इसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चे। तब जाके मैं क्या कमाऊंगा, अपनी इनकम। अब इनकम भी होती है दो तरह की, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। मेरे बिजनेस की जो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी कमाई है वो सारी क्या है, मेरी डायरेक्ट इनकम। एंड इसके अलावा मैं किसी भी अदर तरीके से इनकम करता हूँ, जैसे कि कमीशन, रॉयल्टी, या कोई भी चीज ऐसी रिसीव करता हूँ, रेंट रिसीव करता हूँ, ये सब क्या है, मेरी इनडायरेक्ट इनकम। सो टैली पे अगर मुझे लेजर्स क्रिएट करने हैं तो मुझे लेजर के लिए स्पेशल हेड सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे लेजर नेम में लिखना होगा कैपिटल, एंड उसके हेड में लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। अब इस तरह से काफी सारे और भी लेजर्स हैं, तो उनके लिए स्पेशल हेड्स दिए हुए हैं, तो एक बार इनको समझते हैं। तो कैपिटल, ड्राइंग, इंट्रोडक्शन, ये मेरे इक्विटी से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, एंड इन इक्विटी से रिलेटेड अकाउंट्स को मुझे क्रिएट करना है, तो इनके लिए मुझे कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करना होगा इनके हेड में। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई हेड नहीं दे रखा, ये एक प्राइमरी अकाउंट है जो कि पहले से ही क्रिएटेड होता है। लोन, लोन दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन और एक होता है शॉर्ट टर्म लोन। और लोन भी दो तरह का होता है, एक एसेट वाला लोन और एक लायबिलिटी वाला लोन। जो लोन हमने ले रखा है एंड जो लोन हमने दे रखा है। तो लोन हमने जो ले रखा है तो वो एक बोझ है हमारे ऊपर, लायबिलिटी है। तो लोन जो है, लोन लायबिलिटी, इसके लिए स्पेशल हेड है लोन लायबिलिटी। अगर लोन लायबिलिटी नहीं लिखा होता तो ये दो तरह का हो सकता था, करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। अगर लंबे टाइम तक लोन चलता तो ये नॉन करंट लायबिलिटी, अगर कुछ टाइम तक चलेगा तो ये करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, जो भी खर्चे मेरे आउटस्टैंडिंग है जिनको मैं टाइम से पे नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे करंट लायबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर अगर मुझे बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्रेडिटर का नेम लिखना पड़ेगा। वो इंसान जिससे मैं उधार पे सामान लेता हूँ वो कहलाता है क्रेडिटर। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा अपना क्रेडिटर का नेम, एंड उसका जो हेड है सन्ड्री क्रेडिटर। आगे बढ़ते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स जो है मैं लंबे टाइम तक यूज करूंगा, तो इनके लिए एक स्पेशल हेड है जिसका नाम है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो मुझे अगर ये सारे नाम टैली पे क्रिएट करने हैं, इनके लिए मुझे फिक्स एसेट्स सिलेक्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का आएगा स्टॉक इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस का आएगा लोन एंड एडवांसेस। दो तरह के लोन थे, एक लोन लायबिलिटी वाला और ये लोन एसेट वाला। ठीक है। डेटर क्रिएट करना है, वो इंसान जिससे मैं सामान उधारी पे बेचता हूँ,
वो बाद में मुझे पैसे देता है, तो उस डेटर का नाम जो मुझसे सामान उधार पे ले रहा है, एंड उसका हेड क्या होगा, सन्ड्री डेटर। ऐसी बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो बैंक अकाउंट। कैश मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, प्राइमरी अकाउंट होता है, तो इसके लिए मुझे कोई नाम यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, स्टेशनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे करंट एसेट्स हैं, इनके लिए कोई अलग नाम नहीं दे रखा, तो मुझे ये करंट एसेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आ रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे हैं, तो मैं उन खर्चों के नाम लिखूंगा यहाँ पे, और उन सबके हेड क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है, वो क्या होगा, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरे को एक लेबर को वेजेस देनी है, तो लेबर को अगर मुझे वेजेस देनी है, लेबर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो फैक्ट्री का खर्चा है ये, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में काम करता है, जहाँ पे सेलिंग का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, तो ऑफिस के एक्सपेंस, सेलिंग के एक्सपेंस, ये सारे क्या है, मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, वो डायरेक्ट इनकम। जो मेरे बिजनेस के अलावा, जैसे सेल्स से हटके मैं कुछ और काम करूं, अदर इनकम सारी इनडायरेक्ट इनकम। आगे बढ़ते हैं। सेल्स, अगर मुझे सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर बनाने हैं, तो उनके लिए सेल्स अकाउंट। परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर बनाने हैं, तो उनके लिए परचेज अकाउंट, ठीक है। अब ये टैक्सेस के लेजर्स हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारे नेम क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक हेड है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। लास्ट यहाँ पे दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब मेरा बैंक माइनस में चल रहा है, तो उसके लिए मैं एक अकाउंट बना सकता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड बैंक ओडी इसका नेम है, ठीक है। अब इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तभी हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट, जिसपे मैं आपको स्टॉक आइटम भी प्रैक्टिस करा दूंगा और लेजर बनाना भी सिखा दूंगा। चलो, सो हमारी कंपनी में हमें सबसे पहले लाइबिलिटीज दे रखी हैं, जिसमें कैपिटल लिखा है, लोन दे रखा है। सो हमारे क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटीज दे रखी हैं, एंड एक साइड हमें एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता हूँ। इसमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स और डेटर्स दे रखे हैं। सो बैलेंस शीट में मेरे को क्या दे रखा है, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का जो टोटल है, वो कितने का है, वो है हमारा 92,000। सो इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है लाइबिलिटीज और एसेट्स, मुझे इन्हें क्रिएट करना है। लाइबिलिटीज और एसेट्स के डिटेल्ड में मेरे को यहाँ पे कुछ और भी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मुझे दे रखे हैं 20 लाख रुपीस के, एंड बैलेंस शीट में भी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 20 लाख रुपीस के हैं। तो मुझे एडजस्टमेंट में से काम करना है, ये 20 लाख रुपीस ऊपर से क्रिएट नहीं करने। आओ नीचे चलते हैं और देखते हैं। मुझे क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40 लाख, बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर दे रखे हैं मुझे 40 लाख रुपीस। तो मुझे क्रेडिटर कहाँ से क्रिएट करने हैं, एडजस्टमेंट में से। अब स्टॉक मुझे दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर 92 लाख रुपीस का, एंड बैलेंस शीट में भी मुझे स्टॉक दे रखा है 92 लाख रुपीस का। तो मैं 92 लाख रुपीस का जो स्टॉक है, वो मैं एडजस्टमेंट में से बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लेजर्स बनाने हैं, तो मैं जाऊंगा चार्ट ऑफ अकाउंट, और मुझे क्या बनाना था, लेजर। लेजर बनाने के लिए यहाँ पे मल्टी मास्टर आ रहा है, एच के नीचे डैश यानी ऑल्ट एच, एंड मुझे क्या करना है, मल्टी क्रिएट भी आ रहा है और मल्टी अल्टर। तो मैं मल्टी अल्टर करना चाहूंगा ऑल आइटम्स। कैश कितने का दे रखा है मुझे, 18 लाख रुपीस। तो मैं यहाँ पे तो मैं डाल देता हूँ 18 लाख। फिर लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल मुझे दे रखा है 95 लाख। लोन, लोन लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, तो इसका हेड होगा लोन लाइबिलिटी। कितने रुपए का है ये, 40 लाख। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स मुझे डेटा में नीचे भी दे रखे हैं,
तो इनको मैं नीचे से डालूंगा। तो क्रेडिटर्स को मैं नीचे से रिकॉर्ड करूंगा। क्रेडिटर्स मेरे पास है एबीसी लिमिटेड, और पीक्यूआर लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर। कितने रुपए का है ये? 20 लाख। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बिल पेबल बनाना है, तो B/P बिल पेबल। बिल पेबल मेरा करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20 लाख रुपीज, ये मुझे नीचे डिटेल्ड में दे रखे हैं, तो मैं नीचे से इनको रिकॉर्ड करता हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये भी करंट लायबिलिटी है, 8 लाख रुपीस। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका हेड भी करंट लायबिलिटीज, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 लाख। ठीक है, इसके बाद लायबिलिटीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अब मुझे एसेट रिकॉर्ड करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या होते हैं? मेरे फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट कितने का दे रखा है मुझे? ये 10 लाख। नेक्स्ट है मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी मेरा फिक्स्ड एसेट है, तो 30 लाख रुपीस का दे रखा है। 30 लाख रुपीस फिल कर देते हैं यहाँ पे। व्हीकल भी मेरा फिक्स एसेट, कितने रुपए का है ये? व्हीकल 3 लाख। स्टेशनरी है मेरा 2 लाख। स्टेशनरी होता है करंट एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स मुझे नीचे दे रखे हैं डिटेल्ड, तो मैं इधर से लिखता जाता हूँ। क्यानिश लिमिटेड, $18 लाख। और दे रखा है मुझे सनटेक लिमिटेड, है 3 लाख रुपीस। और क्या दे रखा है मुझे? गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी डेटर है, 14 लाख रुपीस। ठीक है, अब और कौन से रह गए हमारे पास? स्टॉक रह गया, कैश हम चढ़ा चुके हैं, एंड बैंक रह गया है। तो बैंक क्रिएट कर लेते हैं। बैंक का हो जाएगा बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे हम कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, लेजर्स हमारे यहाँ पे सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक स्टॉक आइटम बनाने रह गए थे, तो हम स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे,
स्टॉक आइटम्स पे चलते हैं और यहाँ पे मल्टी मास्टर पे ऑल्ट एच एंड मल्टी क्रिएट करते हैं। मल्टी क्रिएट करने में हमें सबसे पहले जो हमें आइटम बनाना है उसका नाम है डेल 18 इंच मॉनिटर। तो डेल 18 इंच मॉनिटर, इसका ग्रुप बना देते हैं हम मॉनिटर्स, यूनिट पीसीएस, पूरा नाम पीसेस, ओपनिंग क्वांटिटी दे रखा है मुझे 200 एंड इसका जो रेट है वो है 10,000। नेक्स्ट डेल 28 इंच मॉनिटर, 28 इंच मॉनिटर, कितने पीसीज हैं? 200, किस रेट के हैं? 14,000। थर्ड लेनोवो 18 इंच मॉनिटर, ₹200 10,000 के हिसाब से। फिर है लेनोवो 28 इंच मॉनिटर, फिर से 200 पीस 12,000 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब हमने स्टॉक आइटम भी बना लिए और लेजर्स भी बना लिए। बैलेंस शीट का यहाँ पे टोटल कितना दे रखा था? 2 करोड़। जाके देखिए हमारी बैलेंस शीट कितने रुपए की आ रही है। हमारी बैलेंस शीट मैच हो रखी है। एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों साइड क्या लिखा आ रहा है? 2 करोड़ 2 करोड़। ठीक है, सो आपने अभी देखा कैसे लेजर बनाना है, कैसे आइटम्स बनाने। आपको इस पूरे कोर्स में जो याद रखना है वो है लेजर के नेम और उनके हेड्स एंड कुछ शॉर्टकट कीज। ठीक है, सो 2-3 चीजें याद करने की है, वो ये हैं। एंड इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस करना है, आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है स्टॉक आइटम कैसे बनाना है। सिंगल मल्टीपल आपको दोनों आना चाहिए एंड आपको प्रैक्टिस करना है सिंगल लेजर कैसे क्रिएट होता है। वो भी आप जैसे सिंगल अल्टर पे चले जाओ चाहे क्रिएट पे चले जाओ, यहाँ से आप लेजर को ओपन कर लोगे। आने वाली क्लास में आपको बना के भी दिखाऊंगा। लेजर पे जाओ एंड यहाँ पे आप कोई भी लेजर क्रिएट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे अंकित क्रिएट कर देता हूँ। अंकित है मेरा डेटर। अब मैं यहाँ पे डिटेल डाल सकता हूँ एंड उसके बाद लास्ट में जाके वैल्यू चढ़ा दूंगा कितने रुपए इनको देने हैं मुझे। ठीक है, चलो मैं आपको एक सेल का बिल और बना के दिखा देता हूँ। सेल्स का बिल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पार्टी नेम ले लेता हूँ। पार्टी नेम है मेरे पास ज्ञानेश लिमिटेड एंड यहाँ पे मैं सेल्स का अकाउंट ले लेता हूँ एंड इनको मैं क्या सेल कर रहा हूँ? इनको मैं मॉनिटर सेल कर रहा हूँ। डेल 10 पीस 20,000 का एक पीस एंड इस पे लगा देता हूँ मैं टैक्स, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। 2 लाख रुपीस के ऊपर मुझे लगाना है 9% टैक्स। ₹2 लाख के ऊपर 9% टैक्स, एंटर। जो क्या है मेरा 18,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं 18,000 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे भी 18,000 रुपीज, 18,000 रुपये। कंट्रोल है। ठीक है, डे बुक में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है मेरा सेल्स का बिल। इसको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी से प्रिंट भी कर सकते हो। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा बिल आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो कैसे बनाया मैंने ये बिल, पूरी प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, सिंगल एंट्री डबल एंट्री से। सो आज की क्लास में हमने अब तक किया स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं सिंगल और मल्टीपल तरीके से, लेजर कैसे बनाते हैं, हेड सब हेड क्या है, ठीक है, सिंगल लेजर कैसे बनेगा, मल्टीपल लेजर कैसे बनेगा। ठीक है, इसका हमने न्यूमेरिकल करा। अब ये टैक्स
क्या चीज होती है कि टैक्स किस तरह से सरकार को दिया जाता है, कैसे मुझे बिल्स बनाने पड़ेंगे, कैसे उसमें टैक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको एक बार हम समझते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। आपका होमवर्क है कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व करना है। स्टॉक आइटम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, लेजर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एंड क्लास के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एक एमसीक्यू, आपको वो एमसीक्यू टेस्ट पेपर फिल करना है, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपको कितना आता है, एंड मुझे भी पता चल सके कि आप कितना इस क्लास को समझे हो। ठीक है, सो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो एंड आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए, तो एक बार आप जरूर उस टेस्ट को फिल करना। आइए चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। टैक्स। व्हाट इज टैक्स? Tax is a mandatory financial charge imposed by the government on individuals or businesses to fund public services and development. आसान भाषा में कहें तो टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है जिसे सरकार पब्लिक और बिजनेसेस पे लगाती है ताकि पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट के लिए धन एकत्र किया जा सके। There are two types of taxes in India: direct tax, indirect tax. Direct tax is paid directly by individuals to the government. Example: income tax, capital gains, etc. Indirect tax. It is paid indirectly on goods, services collected by sellers. Example: GST, custom duty, etc. यानी जो टैक्स हम सरकार को सीधे देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और जो टैक्स हमसे घुमा फिरा कर वसूला जाता है जैसे किसी चीज को खरीदते समय, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सरल शब्दों में कहें तो टैक्स देना आम जनता के लिए एक बोझ जरूर होता है, लेकिन ये देश के विकास और कल्याण के लिए हमारी एक जिम्मेदारी भी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीएसटी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST is an indirect tax imposed in India on the supply of goods and services. यानी कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक शब्द यूज किया गया है सप्लाई। जीएसटी में सप्लाई का मतलब होता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, रेंटल, लीज या इवन परचेज। मतलब ये हो सकता है आप बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, आप किसी सर्विस का यूज कर रहे हैं, या आप किसी प्रोडक्ट को रेंट पर दे रहे हैं। जीएसटी का इतिहास। सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत हुई थी फ्रांस में साल 1954 में। फ्रांस दुनिया का पहला देश था जिसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया। उसके बाद धीरे धीरे करीब 160 देशों ने जीएसटी को अपनाया, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, मलेशिया आदि। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई। इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। बात करते हैं जीएसटी कितने प्रकार का होता है। जीएसटी के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। CGST, Central Goods and Services Tax. SGST, State Goods and Services Tax. IGST, Integrated Goods and Services Tax. UTGST, Union Territory Goods and Services Tax. जीएसटी कब लगता है? जीएसटी तब लगता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी माल या सेवा बेचती है और उसकी एनुअल टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होती है। सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस है तो 20 लाख रुपए, गुड्स रिलेटेड बिजनेस है तो 40 लाख रुपए। GSTIN क्या होता है? GSTIN का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक 15 डिजिट नंबर होता है जो हर जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को दिया जाता है। इसका यूज बिल बनाने, टैक्स भरने और जीएसटी रिटर्न फाइल करने में होता है। पहले 2 अंक स्टेट कोड होते हैं, जैसे दिल्ली का कोड 7, यूपी का 9। अगले 10 अंक ये आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं,
यानी जिस नाम से आपने जीएसटी लिया है उसका पैन। 13वां अंक यह आपकी एंटिटी नंबर होता है। अगर एक ही पैन पर एक से ज्यादा जीएसटी नंबर लिए गए हैं तो पहला होगा 1, दूसरा 2 और ऐसे ही आगे। 14वां अंक ये बाय डिफॉल्ट Z होता है। अभी के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन सिस्टम इसे रिजर्व रखता है। 15वां अंक ये एक चेक कोड होता है, सिस्टम द्वारा ऑटो जेनरेटेड होता है गलती से बचाने के लिए। अब बात करते हैं जीएसटी अप्लाई कैसे करना है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सप्लाई होती हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई जब कोई व्यक्ति या कंपनी एक ही राज्य के भीतर माल या सेवा की सप्लाई करता है तो इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाता है। ऐसे मामले में 2 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। उदाहरण, अगर आप दिल्ली के अंदर ही किसी को प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देने होंगे। अब बात करते हैं इंटरस्टेट सप्लाई की। जब कोई व्यक्ति या कंपनी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवा की सप्लाई करता है तो इसे इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। ऐसे मामलों में केवल एक टैक्स लगाया जाता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। उदाहरण, यदि आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश में कोई माल या सेवा सप्लाई करते हैं तो आपको आईजीएसटी देना होगा। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए दिल्ली के एक सप्लायर हैं। उन्होंने दिल्ली के ही एक अन्य सप्लायर को 1 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई किए हैं और इन गुड्स पर 18% जीएसटी लागू होता है। अब ध्यान दें, यह सप्लाई एक ही राज्य के अंदर हो रही है, यानी यह एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इस स्थिति में 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी एट द रेट 9%, एसजीएसटी एट द रेट 9%। अब इसे हम जीएसटी इनवॉइस में कैसे प्रेजेंट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स 1 लाख रुपए, सीजीएसटी एट द रेट 9%, 9,000 रुपए, एसजीएसटी एट द रेट 9%, 9,000 रुपए, टोटल 1,18,000 रुपए, टोटल टैक्स 18,000 रुपए। समरी, चूंकि सप्लाई दिल्ली से दिल्ली में हुई इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। अब मान लीजिए कि यही गुड्स मिस्टर ए ने दिल्ली से हरियाणा भेजे हैं। मिस्टर ए अब भी दिल्ली के सप्लायर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गुड्स सप्लाई किए हैं हरियाणा के एक ग्राहक को। कॉस्ट ऑफ गुड्स है 1 लाख रुपए और जीएसटी रेट है 18%। अब क्योंकि सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में हुई है, इसे कहा जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई और इस केस में केवल एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसे हम जीएसटी इनवॉइस में कैसे प्रेजेंट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स 1 लाख रुपए, आईजीएसटी एट द रेट 18%, 18,000 रुपए, टोटल 1,18,000 रुपए, टोटल टैक्स 18,000 रुपए। समरी, चूंकि सप्लाई दिल्ली से हरियाणा की गई, यह एक इंटरस्टेट सप्लाई है, इसलिए आईजीएसटी लगता है और इसका पूरा 18,000 रुपए केंद्र सरकार को जाता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी इस केस में नहीं लगते। आज की क्लास में आपने सीखा व्हाट इज टैली और उसका इतिहास, टैली का महत्व और उसे कैसे डाउनलोड करें, कंपनी क्रिएशन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, स्टॉक आइटम क्रिएशन इन टैली, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, लेजर क्रिएशन इन टैली और जीएसटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछें।
हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आप अपनी सीख को परखना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए MCQ टेस्ट को जरूर दें। अगली क्लास में हम बात करेंगे सिंगल एंट्री और डबल एंट्री जैसे सबसे जरूरी टॉपिक्स की। तो कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मजेदार और सीखने लायक बातें लेकर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.